Dear students, Namaskar. Myself Mahavir Prasad. Welcome to all of you in my biology online class. स्टूडेंट्स प्रीवियस क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था पादपों में जल अवशोषित करने वाले अंगों के बारे में। ठीक है, आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे पादपों में जल अवशोषण की क्रियाविधि। जल अवशोषण की क्रियाविधि। जल अवशोषण की क्रियाविधि। मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पादपों में जल अवशोषण का मुख्य कार्य मूल के तरुण क्षेत्र के मूल रोम क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था क्रेमर। क्रेमर साइंटिस्ट के अनुसार, क्रेमर नामक वैज्ञानिक के अनुसार पादपों में जल अवशोषण की क्रियाविधि दो प्रकार की होती है। यानी पादपों में जल का अवशोषण दो प्रकार से किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जल का अवशोषण दो प्रकार से किया जाता है। नंबर वन, निष्क्रिय जल अवशोषण। निष्क्रिय जल अवशोषण। और नंबर टू, सक्रिय जल अवशोषण। सक्रिय जल अवशोषण। ओके, निष्क्रिय जल अवशोषण को पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन भी कहते हैं। इंग्लिश में पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, और सक्रिय जल अवशोषण एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, क्रेमर के अनुसार पादपों में जल अवशोषण निम्न दो प्रकार से होता है, निष्क्रिय जल अवशोषण एंड सक्रिय जल अवशोषण। पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन एंड एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे निष्क्रिय जल अवशोषण के बारे में, यानी पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन के बारे में। निष्क्रिय जल अवशोषण यानी पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन। पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन। देखिए इसमें क्या होता है कि जल अवशोषण के लिए, यानी निष्क्रिय जल अवशोषण में पादपों में जल अवशोषण के लिए आवश्यक बल या आवश्यक खिंचाव पादप के पर्रो भाग में या पादप के वायव्य भाग में उत्पन्न होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी पादपों में जल अवशोषण के लिए आवश्यक बल, जल अवशोषण के लिए आवश्यक बल पादप के पर्रो वाले भाग में, पादप के वायव्य भाग में उत्पन्न होता है, न कि पादप के मूल तंत्र में, न कि पादप के मध्य भाग में। ठीक है स्टूडेंट्स, अवशोषण, जल अवशोषण के मुख्य कारक, जल अवशोषण के मुख्य कारक निष्क्रिय जल अवशोषण में, ठीक है, पादप के पत्तियों में, पादप के तने में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, यानी पर्रों वाले भाग में होते हैं जल अवशोषण के मुख्य कारक। ठीक है ना, जल अवशोषण के लिए आवश्यक बल पादप के वायव्य भागों में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, निष्क्रिय जल अवशोषण में पादप की मूल की सक्रिय भूमिका नहीं होती है। पादप की मूल की भूमिका, निष्क्रिय जल अवशोषण में पादप की मूल की भूमिका गौण होती है। मूल की भूमिका क्या होती है? गौण होती है। मूल की भूमिका गुण का मतलब देखो, अवशोषण तो मूल के द्वारा ही होता है, लेकिन सक्रिय रूप से नहीं। मूल की प्रमुखता भूमिका नहीं होती इसमें, ठीक है ना। मूल तो जल अवशोषित करने का एक मार्ग प्रदान करती है।
जल अवशोषित करने का एक मार्ग प्रदान करती है, जबकि वास्तविक रूप से अवशोषण के जो कारक है ना, वास्तविक रूप से अवशोषण के कारक, वास्तविक रूप से जल अवशोषण के लिए आवश्यक बल वो पादप के वायवीय भाग में उत्पन्न होता है, ठीक है ना। इसलिए निष्क्रिय जल अवशोषण में पादप के मूल की भूमिका क्या होती है, गौण होती है, ठीक है फ्रेंड्स। इसकी डेफिनेशन देखें तो देखिए कि जल अवशोषण की वह विधि, जल अवशोषण की वह विधि जिसमें जल अवशोषण के लिए आवश्यक कारक पादप के पर्रों वाले भाग में उत्पन्न होते हैं, या जल अवशोषण के लिए आवश्यक बल की उत्पत्ति पादप के पर्रों वाले भाग में होती है, और जिसमें मूल की भूमिका गौण होती है, तो उस जल अवशोषण को निष्क्रिय जल अवशोषण कहते हैं, ठीक है, पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है, ओके राइट। नंबर सेकंड बात कि निष्क्रिय जल अवशोषण के लिए पादपों में एटीपी की आवश्यकता नहीं होती है, पादपों में एटीपी की आवश्यकता नहीं होती है, पादपों के निष्क्रिय जल अवशोषण में, ठीक है, एटीपी की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। इसमें क्या होता है कि पातियों के अंदर जल का एक वाष्पोत्सर्जन के फलस्वरूप, किसके फलस्वरूप, वाष्पोत्सर्जन के फलस्वरूप पातियों में जल का एक खिंचाव उत्पन्न होता है, ठीक है। वो खिंचाव पातियों के जल स्तंभ से होता हुआ तने के जल स्तंभ में पहुंच जाता है। मैकेनिज्म बता रहा हूं मैं कि वाष्पोत्सर्जन के दौरान, ठीक है, जल अवशोषण के लिए आवश्यक खिंचाव पत्तियों के जल स्तंभ में उत्पन्न होता है, पत्तियों के अंदर उत्पन्न होता है, और फिर यह खिंचाव पत्तियों के जल स्तंभ से होकर तने में पहुंचता है, और फिर तने के जल स्तंभ से होकर ये मूल में पहुंचता है, और ये खिंचाव मूल के जल स्तंभ से होकर के मूल रोम में पहुंचता है, और मूल रोम के अंदर फिर स्वतः ही जल खिंचा, मृदा से जल खिंचा आता है। इस प्रकार से निष्क्रिय जल अवशोषण की प्रक्रिया संपन्न होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब खिंचाव, जल अवशोषण के लिए आवश्यक जो खिंचाव है, जो तनाव है, वो पादप के शीर्ष भाग पे उत्पन्न होता है, वहां से खिंचाव उत्पन्न होता है, और ये खिंचाव डिपेंड करता है वाष्पोत्सर्जन पे। किस पर डिपेंड किया, वाष्पोत्सर्जन पे, यानी जितना ज्यादा वाष्पोत्सर्जन होगा निष्क्रिय जल अवशोषण उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दिन के समय में निष्क्रिय जल अवशोषण की प्रक्रिया ज्यादा होती है। निष्क्रिय जल अवशोषण के द्वारा पादप लगभग अपने कुल अवशोषित जल की 96 से 96% से 98% मात्रा अवशोषित कर रहे हैं, यानी पादप अवशोषित जल की कुल मात्रा का, अवशोषित जल की कुल मात्रा का 96 से 98, मतलब 96% से 98% जल की मात्रा पादप निष्क्रिय जल अवशोषण के द्वारा अवशोषित करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस जल अवशोषण में एटीपी की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, मूल की भूमिका गौण होती है, ठीक है, और दिन के समय में, यानी दिन के समय में निष्क्रिय अवशोषण ज्यादा होता है, यानी जिन पादपों के अंदर वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया ज्यादा होगी उनमें निष्क्रिय अवशोषण की प्रक्रिया भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है स्टूडेंट्स, राइट, यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट बात देखिए, निष्क्रिय अवशोषण के कर रहे हैं अपन डिस्कस। तो निष्क्रिय अवशोषण में जो आवश्यक खिंचाव है, जल अवशोषण के लिए जो आवश्यक खिंचाव है, वो पादप की पत्तियों में उत्पन्न होता है। कहां उत्पन्न होता है, पत्तियों में उत्पन्न होता है। तो जल की तो कोई सक्रिय भूमिका नहीं होना, जल तो क्या करेगी, अवशोषित जल को पत्तियों तक पहुंचने के लिए एक आवश्यक मार्ग प्रदान करवाएगी, जल मार्ग प्रदान करवाएगी, मतलब जल मार्ग की भांति मूल काम करेगी इसमें। किसकी भांति, जल मार्ग की भांति, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, यू अंडरस्टैंड। यानी इसमें मूल की भूमिका गौण है, सक्रिय रूप से इसमें मूल पार्टिसिपेट नहीं करती है, मूल इसमें जल अवशोषित जल को जल मार्ग प्रोवाइड करवाती है, ठीक है, राइट, यू अंडरस्टैंड। अब नंबर सेकंड है सक्रिय जल अवशोषण। देखिए इसमें क्या होता है, सक्रिय जल
अवशोषण, एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन, एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन, एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि सक्रिय जल अवशोषण में मूल की भूमिका सक्रिय होती है, यानी इसमें जल के अवशोषण के लिए आवश्यक कारक, ठीक है, मूल के अंदर ही उत्पन्न होते हैं, ठीक है, पादप के भूमिगत भाग में उत्पन्न होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सक्रिय जल अवशोषण में जल के अवशोषण के लिए आवश्यक कारक पादप के भूमिगत भाग में उत्पन्न होते हैं, भूमिगत भाग यानी मूल में उत्पन्न होते हैं, यानी जल अवशोषण के लिए मूल में एक आवश्यक बल उत्पन्न होता है जिसे मूल दाब कहते हैं, मूल दाब कहते हैं। मूल दाब मतलब सक्रिय अवशोषण जो है वो किस पर निर्भर है, मूल दाब पर निर्भर है, यानी मूल दाब के द्वारा सक्रिय जल अवशोषण की प्रक्रिया संपन्न की जाती है, और यह मूल दाब पादप के भूमिगत भाग मूल में उत्पन्न होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बात, सक्रिय जल अवशोषण में एटीपी की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? एटीपी। ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा के रूप में एटीपी की आवश्यकता होती है, जबकि निष्क्रिय जल अवशोषण में ऊर्जा के रूप में एटीपी की आवश्यकता नहीं होती है, ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि सक्रिय जल अवशोषण में ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वो ऊर्जा पादप एटीपी के रूप में प्राप्त करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नंबर थर्ड बात, इसमें मूल की भूमिका प्रमुख होती है, सक्रिय होती है, मूल की भूमिका प्रमुख होती है इसमें, ठीक है। मूल की सक्रिय भूमिका होती है, प्रमुख रूप से इसमें मूल पार्टिसिपेट करती है, क्योंकि सक्रिय जल अवशोषण में जल के अवशोषण के लिए जो आवश्यक दाब है, जो आवश्यक बल है, वो मूल में उत्पन्न होता है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देखी जाए सक्रिय जल अवशोषण की, तो पादपों में जल अवशोषण की वह विधि, ठीक है, जिसमें जल अवशोषण के लिए आवश्यक बल पादप की भूमिगत भाग यानी कि मूल में उत्पन्न होता है, उसे सक्रिय जल अवशोषण कहते हैं। इसमें ऊर्जा के रूप में एटीपी की आवश्यकता होती है तथा मूल की भूमिका प्रमुख होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। और सक्रिय जल अवशोषण के द्वारा पादपों के द्वारा अवशोषित किए गए जल की कुल मात्रा का 2% से 4% भाग सक्रिय जल अवशोषण के द्वारा अवशोषित किया जाता है। मतलब सक्रिय जल अवशोषण क्रियाविधि के द्वारा पादप जल की 2 से 4% मात्रा का ही अवशोषण कर पाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बात, सक्रिय जल अवशोषण, देखिए सक्रिय जल अवशोषण के लिए वाष्पोत्सर्जन की भूमिका नहीं होती है, वाष्पोत्सर्जन की कोई सक्रिय भूमिका नहीं होती है सक्रिय जल अवशोषण में। देखिए सक्रिय जल अवशोषण की प्रक्रिया अधिकांशतः रात्रि के समय में, या जहां वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कम होती है, वहां सक्रिय अवशोषण की प्रक्रिया से जल को अवशोषित किया जाता है, सक्रिय अवशोषण की क्रियाविधि से जल को अवशोषित किया जाता है रात्रि के समय में, या जहां वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया क्या होती हो, कम होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वहां सक्रिय जल अवशोषण क्रियाविधि के द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है, ठीक है। तो ये 2 प्रकार की जल के अवशोषण की क्रियाविधि के, मतलब जल के अवशोषण की क्रियाविधि मुख्य रूप से 2 प्रकार की, निष्क्रिय और सक्रिय, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इन दोनों में डिफरेंस की बात करते हैं, बहुत बार इन दोनों में डिफरेंस पूछ लिया जाता है बोर्ड एग्जाम में भी, ठीक है। तो निष्क्रिय जल अवशोषण और सक्रिय जल अवशोषण में अंतर क्या है?
नंबर 1 बात देखिए, निष्क्रिय जल अवशोषण के लिए आवश्यक कारक पादप के वायवीय भाग में उत्पन्न होते हैं, ठीक है, जबकि सक्रिय जल अवशोषण के लिए आवश्यक कारक पादप के भूमिगत भाग में उत्पन्न होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नंबर 2 अंतर, नंबर 2 डिफरेंस, निष्क्रिय जल अवशोषण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, जबकि सक्रिय जल अवशोषण के लिए ऊर्जा के रूप में एटीपी की आवश्यकता होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। नंबर 3 डिफरेंस, निष्क्रिय जल अवशोषण में मूल की भूमिका गौण होती है, ठीक है, जबकि सक्रिय जल अवशोषण में मूल की भूमिका प्रमुख होती है, मुख्य होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। नंबर 4 डिफरेंस, निष्क्रिय जल अवशोषण के द्वारा पादप लगभग 96% से 98% वाटर अवशोषित करते हैं, जबकि सक्रिय जल अवशोषण के द्वारा 2% से 4% वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। नंबर 5 डिफरेंस, देखिए, सक्रिय जल अवशोषण के लिए आवश्यक खिंचाव, ठीक है, अवशोषण का आवश्यक खिंचाव या आवश्यक तनाव पादप की पत्तियों में उत्पन्न होता है, जबकि सक्रिय अवशोषण के लिए आवश्यक बल, जिसको मूल दाब कहते हैं, वह पादप के मूल में उत्पन्न होता है। सक्रिय जल अवशोषण में मूल दाब की भूमिका होती है, जबकि निष्क्रिय जल अवशोषण में मूल दाब की कोई भूमिका नहीं होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। निष्क्रिय जल अवशोषण में मूल जल के लिए एक प्रकार से जल मार्ग का काम करती है, ठीक है ना, और सक्रिय रूप से कोई भूमिका नहीं निभाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट, सक्रिय जल अवशोषण रात्रि के समय वह जिन पादपों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कम होती है, रात्रि के समय में, और जिन पादपों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कम होती है, उनमें सक्रिय जल अवशोषण के द्वारा ही जल को अवशोषित किया जाता है, जबकि दिन के समय और जिन पादपों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया अधिक होती है, उनमें जल अवशोषण निष्क्रिय जल अवशोषण क्रियाविधि के द्वारा किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था निष्क्रिय जल अवशोषण और सक्रिय जल अवशोषण। जल अवशोषण की क्रियाविधि कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।